एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशन वर्ष 1900 कहाँ प्रकाशित हुई? पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सब हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। याद रखना, हरियाणा पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है या हुई थी। तो वह सही है कि गलत है, यह भी जांच करने के लिए पूछ सकता है, समय बदल सकता है, पत्रिका का नाम बदल सकता है, इधर-उधर में आपको फंसाएगा। किसने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना? उस आलोचक का नाम भी पूछ सकता है और आलोचक के स्थान पर किसी दूसरे आलोचक का नाम देकर सही गलत की पहचान भी आपसे करवा सकता है। तो इसके बारे में जो कुछ भी लिखा है अपने नोट्स में है, उसको अच्छे से एक बार याद कर लेना। पूछता है, क्योंकि जब पूछेगा तो एक ही कहानी से नहीं पूछेगा, कई कहानियों से जुड़े हुए कथन डाल देगा। उसमें कुछ कथन सही होंगे, कुछ कथन गलत होंगे और आपको फंसाएगा। तो एक साथ जो है कई कहानी को निपटाएगा। तो एक टोकरी भर मिट्टी, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, रीड करेंगे इसको। छोड़ना नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने टेक्स्ट पे ही करना है। ऑब्जेक्टिविटी तो एक दिन का काम है। माधवराव सप्रे की कहानी है, पढ़ते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। छज्जा, हाथा बोलते छज्जा। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। जो उसके पास पोती है, उसकी पोती है, या उसके पास जो छोटी सी बच्ची है, उसकी आयु कितनी है? 5 वर्ष की है, याद रखें। छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। अब देखो, पैसे के बल पर क्या किया जा सकता है। छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से करप्शन को कैसे लेखक उजागर कर रहा है। साम्राज्य को नहीं दोष गुसाएं, जे कर दम्भ सो बड़ा छाड़ी, सोई सयान जो पड़धनहारी, जे कर दम्भ सो बड़ा छाड़ी। वही सयाना है जो दूसरों का धन छीन लेते हैं। जिसकी भुजा में ताकत है वो बड़े सज्जन और आचारी पुरुष होते हैं। जय कर दम सो बड़ा आचारी। यह वो स्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है। अब है आगे। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंच गई। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकर से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छोटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी।
अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। इतनी सी कहानी। अब वह मिट्टी का भार है कि क्या है ये आपको पता करना है। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। धनमत से गर्वित होकर, धन के अहंकार में चूर होकर, कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। छोटी सी कहानी है और वह मिट्टी का भार नहीं है, एक्चुअल में पाप का बोझ है, क्योंकि जमींदार पाप करने जा रहा था और वह बूढ़ी स्त्री उसे इसी का एहसास दिलाना चाह रही थी। तो यह है कहानी छोटी सी, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन सवाल कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखना।